Hello students, so today we are going to learn about how to find the electric field intensity for a infinite long straight charge wire. तो मान लो हमारे पास यहाँ पर एक लॉन्ग चार्ज वायर है। पहले एक वायर लेते, कुछ ऐसा वायर होगा, हमारे पास एक ऐसा लॉन्ग वायर है। क्या सर ये इनफाइनाइट है? तो बिल्कुल नहीं, ये इनफाइनाइट बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बताऊंगा इस इनफाइनाइट का एक्चुअल मीनिंग यहाँ पर क्या है। सबसे पहले मैं यहाँ पर वायर निकाल रहा हूँ, तो ये रहा वायर जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालने वाले हैं। Consider a long charge wire. This is the long wire. हाँ, तो इस वायर की लेंथ यहाँ पर मान लो स्मॉल एल है और यहाँ पर रेडियस कितने, तो रेडियस यहाँ पर स्मॉल आर। वायर को मैं यूनिफॉर्मली चार्ज कर रहा हूँ। अब चार्जिंग करने के बाद यहाँ पर इसकी सरफेस के ऊपर कौन से चार्ज आ गए, तो मान लो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गए। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, 1 2 3 4 5 ऐसे मिला के मान लो यहाँ पर प्लस क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जमा हो गए। कितने? प्लस क्यू, जिसके कारण जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ लैम्बडा क्रिएट हुई, लैम्बडा। अब ये चार्ज कौन से यहाँ पर, ये चार्ज है पॉजिटिव, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये बाहर के डायरेक्शन में निकल गई। ये रहा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक कोई डाउट? वन मोर टाइम, कंसिडर अ लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर having length L, radius R, uniformly charged with charge density plus Q as shown in the below figure। तो ये रहा आपका पहला पॉइंट। अब जो हमने यहाँ पर डायग्राम में दिखाया है वो यहाँ पर पहले लिखते हैं। सबसे पहले इस फिगर को नाम दे दें फिगर इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट स्ट्रेट चार्ज वायर। चलो यहां पे बात करते हैं। जो भी हमने यहां पे डिस्क्राइब किया वो यहां लिखते हैं। टोटल चार्ज ऑन द वायर। हाँ, यहां पर कितने चार्ज होंगे? यहां पर क्यू अमाउंट, Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू स्मॉल एल। Q इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू स्मॉल एल। नाउ अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द फ्लक्स इज, हाँ यहाँ पर फ्लक्स कितना होगा, तो फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्यू? ये क्यू की वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं तो यहाँ मिलेगा लैम्बडा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये रहा हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक कोई डाउट? चलो अब स्टार्ट करते हैं। अब मैं सोच रहा हूँ ये जो हमारे पास वायर है, इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकालूं। ये रहा मेरा पॉइंट बी, जहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाला हूं। अब गॉस लॉ क्या बोलता है, जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वहां से सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाओ। तो मान लो ये रेडियस स्मॉल आर। हाँ, अब ये वायर कुछ ये ऐसा जा रहा है, ये वायर कुछ ये ऐसा आपको दिख रहा है, तो वैसे ही यहाँ गॉसियन सरफेस बनेगा। चलो निकालो ऐसे, तो ये रहा वो गॉसियन सरफेस। जितना डिस्टेंस यहां पर है उतना ही डिस्टेंस यहां पर, तो ये रहा वो डिस्टेंस। और ये पूरा जब आप कंबाइन करोगे तो आपको यहां पर एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस देखने को मिलेगा। ये रहा सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। सो दिस इज द गॉसियन सरफेस। हमने ये अज्यूम कर लिया इस गॉसियन सरफेस का लेंथ यहां पर स्मॉल एल है और यहां पर रेडियस कितनी है, तो आर। अब वन मोर टाइम, यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग? यहाँ बोलेंगे इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हैविंग लेंथ एल रेडियस आर एज शोन इन द फिगर। अब मैं सोच रहा हूँ इस गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है। ये निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे छोटा सा हिस्सा ले रहा हूँ, तो ये रहा छोटा सा हिस्सा। अगर पूरा हिस्सा मान लो ये से, तो ये छोटा सा हिस्सा कितना होगा, ये होगा ds बार। और इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज इससे आउटवर्ड और परपेंडिकुलर, और इससे परपेंडिकुलर। तो ds बार और इलेक्ट्रिक फील्ड E बार, इन दोनों के बीच का एंगल यहाँ पर कितना बना, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब यह थोड़ा सोचने वाली बात है। हमारे पास यहाँ पर सिलेंडर है। जब भी आप कोई सिलेंडर देखते हो तो वहां पर 3 सरफेस रहते हैं। कौन सा कर लो, हमारे पास सिलेंडर है,
ये रहा वो कर्ड सरफेस, ये रहा वो फ्लैट सरफेस, और ये रहा वो फ्लैट सरफेस। मतलब कर्ड सरफेस एक हो गया, फ्लैट सरफेस दूसरा हो गया, और ये भी फ्लैट, दो फ्लैट सरफेस और एक कर्ड सरफेस। इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड और इससे परपेंडिकुलर, जो हमने यहाँ पे दिखाया। इसका एरिया वेक्टर ऑलवेज आउटवर्ड और इससे परपेंडिकुलर, आउटवर्ड और इससे परपेंडिकुलर। चलो वही दिखाते हैं। तो ये जो फ्लैट सरफेस है हमारे पास, इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड और इसी से परपेंडिकुलर, आउटवर्ड और इसी से परपेंडिकुलर। अब मुझे यहां पर क्या करना है, मुझे यहां पर फ्लक्स निकालना है। इन दोनों के बीच का एंगल यहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। कॉस थीटा हाउ मच 1। यहां देखो, यहां पर यहां इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है इस डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर है आपका इस डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल यहां पर कितना है, तो ये एंगल यहां पर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रहा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रहा डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल यहां पर कितना है, तो यहां भी ये एंगल है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू यहां पर 90 डिग्री। अगर थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो फ्लक्स कितना होगा, डी फाई इज इक्वल टू ई बार डॉट डी एस बार, ई डी एस कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड डी एस बार। यहां पर थीटा 90 डिग्री मतलब कॉस 90 हाउ मच, कॉस 90 यहां पर मिलेगा 0, इसलिए यहां पर कोई फ्लक्स नहीं होगा, फ्लक्स 0। यहां पर भी कॉस 90 0, इसका मतलब यहां पर भी फ्लक्स नहीं होगा। इसका मीनिंग क्या होता है, इसका मीनिंग ये होता है कि फ्लैट सरफेस फ्लक्स में कोई भी अपना कंट्रीब्यूशन नहीं देता, आपको सिर्फ फ्लक्स मिलता है, वो मिलता है इसी सरफेस की वजह से जिसका नाम है कर्व्ड सरफेस। तो यहां मैं लिखूंगा द इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर द फ्लक्स ड्यू टू फ्लैट सरफेसेस इज 0। वाई सिंस यहां पर थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। फ्लक्स मुझे कहां से मिल रहा है, अब यहां से मिल रहा है, तो यहां लिख रहा हूं द फ्लक्स डी फाई, छोटे से इसमें से दी फ्लक्स डी फाई कहां से, थ्रू सरफेस ds इज। हाँ बता मुझे फॉर्मूला होता है इसका, डी फाई इज इक्वल टू ये होगा e बार डॉट ds बार, या फिर e ds cos थीटा। e ds व्हाट इज थीटा हियर, थीटा इज द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड ds बार, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सिंस थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयरफॉर यहां पर cos थीटा कितना होगा, तो होगा यहां पर 1। फाइनली दिस डी फाई इज इक्वल टू ये आपको मिलेगा a इंटू ds। अब ये जो मुझे फ्लक्स मिला, ये फ्लक्स मुझे कहां से मिला, इस छोटे से हिस्से की वजह से। अब मुझे इस पूरे हिस्से की वजह से फ्लक्स कितना मिलना है वो निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फिर से यहां पर मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा। देयरफॉर द टोटल फ्लक्स इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई, आपको मिलेगा फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ऑफ e इंटू ds। अब फिर से मेरा आपसे सवाल है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, चेक करो। ये रेडियस, ये सारी रेडियस सेम है, जितना रेडियस यहाँ पर है उतना रेडियस यहाँ पर, उतना रेडियस यहाँ पर, उतना रेडियस यहाँ पर भी होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द गॉसियन सरफेस ये यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो मैं इसको इस इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकता हूँ। ये मैंने निकाल लिया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो यहाँ बचेगा क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, ये रहा फ्लक्स, ठीक है। बट व्हाट इज क्लोज इंटीग्रल ऑफ ds, ये होगा एरिया ऑफ द गॉसियन सरफेस, ये रहा गॉसियन सरफेस। और यहाँ पर जो गॉसियन सरफेस बना है उसका शेप क्या है, तो उसका शेप है सिलेंड्रिकल। व्हाट इज द एरिया ऑफ सिलेंडर, क्या होगा, तो एरिया ऑफ सिलेंडर ये होता है 2 पाई, रेडियस कितने यहाँ पर इसकी, तो रेडियस यहाँ पर स्मॉल r है, लेंथ कितने यहाँ पर, तो यहाँ पर लेंथ स्मॉल है। बी द एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। वेल वहां पर पुटअप करते हैं, तो आपको यहाँ मिलेगा फाई इज इक्वल टू e इंटू 2 पाई RL, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर 2 है। अब इन दोनों फ्लक्स को हम इक्वेट करते हैं। सो फ्रॉम 1 and 2 वी हम,
हाँ बोलो यहाँ पर E इज इक्वल टू 2πRL, E इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू लैम्बडा L डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। आई थिंक यहाँ पर L गेट कैंसल। सो फाइनली आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो यहाँ मिलेगा आपको E इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2π एप्सिलॉन नॉट R, एंड दिस इज द required expression for electric field intensity for the infinite long straight charge wire, but कहाँ पर, at the point outside। यहाँ सर यहाँ जो आपने इन्फाइनाइट लिखा है, क्या ये इन्फाइनाइट वायर तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। यहाँ इन्फाइनाइट का मतलब होता है जो हम इसकी लेंथ अज्यूम करने वाले हैं वो लेंथ इस रेडियस आर से बड़ी है। इसका मीनिंग क्या पर, इसका मीनिंग ये होता है जो ये वायर है उसकी वायर की एक्चुअल लेंथ, ये लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू द रेडियस जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं। दैट्स व्हाई दे सेड इट्स अ इनफाइनाइट वायर, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर।